हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12th की बायोलॉजी सीरीज में। हम यहाँ पर क्लास 12th की बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जितने भी कंपटीशन और क्वालिफाई एग्जाम होते हैं उनमें जितना भी बायो का पोर्शन होता है उनको अच्छे स्तर के साथ यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 12th जिनके सिलेबस में 5 यूनिट है, जिनको टोटल 13 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, उनका पहला चैप्टर पुष्पीय पादपों में प्रजनन शुरुआत करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में प्रजनन। कैसा प्रजनन? लैंगिक प्रजनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, जिसे हम जनन भी कह सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। चलो, क्या पढ़ने वाले? चैप्टर के नाम से समझते हैं कि क्या क्या चीजें आने वाली है। सबसे पहले सुनो, फ्लोवरिंग प्लांट यानी कैसे पादप, पुष्पीय पादप। क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने क्लास 11th की बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ा होगा, तीसरा, पादप जगत, प्लांटी किंगडम, जिसको आगे 5 समूह विभक्त करते हैं: शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे छोटे निम्न स्तरीय के शैवाल, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। जिसके पास जड़, तना, पत्ती, फूल, फल कुछ नहीं है, शैवाल। फिर ब्रायोफाइटा, जड़ और तने जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हमने राइजोड कहा था। फिर जड़, तना, पत्ती है, जिसको हमने कहा था टेरिडोफाइटा। फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म, जिसके पास बीज था लेकिन नग्न बीजी थे। लेकिन पादप जगत का सबसे उच्चतम स्तर का समूह, जिसे हम कह सकते हैं पुष्पीय पादप का समूह, एंजियोस्पर्म, जिसे कहा जाता है आवृत बीजी। यानी इसके अंदर बीज होगा और वो भी आवृत यानी कवर्ड बीज पाया जाता है, आवृत बीजी। आप समझ गए होंगे हम कैसे प्लांट के बारे में पढ़ रहे। हम आवृत बीजी पादपों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो भी क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, री का मतलब होता है पुनः, दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना, यानी कह सकते हैं पुनः बनना, रिपीट होना चीजें बनने में। और सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक। आपने छोटी क्लासों में 9वीं 10वीं पढ़ा होगा, जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एक सामान्य, सरल और निम्न स्तरीय के जीवों में पाया जाता है, जिसमें एक ही जनक भाग लेता है, कोई विविधता नहीं आती है, कोई गैमेट नहीं बनते हैं, कोई एम्ब्रियो नहीं बनता, कुछ नहीं होता है, सिंपल सरल प्रोसेस होता है। लेकिन पादपों के अंदर अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहा जाता है। पादपों के अंदर अलैंगिक जनन की विधि को कहते हैं कायिक जनन, जिसके अंतर्गत एक जनक भाग ले सकता है, कोई निषेचन नहीं होता है, कोई एम्ब्रियो वगैरह नहीं बनता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहां हमें पढ़ना है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत 2 जनक भाग लेते हैं, 2 जनक, विपरीत लिंग वाले 2 जनक भाग लेते हैं, और उससे प्रक्रम शुरू होता है। 2 जनक विपरीत लिंग वाले, इसके अंदर युग्मक बनते हैं, नर के अंदर नर युग्मक, मादा के अंदर मादा युग्मक। फिर युग्मक बनने के बाद फिर उस युग्मक का संलयन होता है, यानी आपस में फर्टिलाइज होते हैं। फिर उससे युग्मनज बनेगा, और इस युग्मनज से फिर भ्रूण बनेगा, और वही भ्रूण आगे जाकर कंप्लीट एक बीज, और वही बीज आगे जाकर नवोद्भिद या फिर नए प्लांट में कन्वर्ट होगा, यानी नया पादप। क्या देखने को मिला? कितने जनक? 2 जनक। और जब 2 जनक भाग लेते हैं तो विविधता भी आएगी, और इसी को कहा जाता है लैंगिक जनन, जिसके अंतर्गत 2 जनक भाग लेंगे। हमें पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है। कुल मिलाकर आपको चैप्टर के नाम से समझ में आ गया होगा कि पादप जगत का सबसे उच्चतम या फिर हाईली स्तर का पादप समूह आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, उसके अंदर जनन, और वो भी लैंगिक जनन पढ़ना है। तो चलो, सबसे पहले पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक अंग की बात करते हैं। इन एंजियोस्पर्म या फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर लैंगिक जनन करने के लिए लैंगिक जनन अंग के रूप में पाया जाता है पुष्प, फ्लोवर। पुष्प
एक पादप के अंदर रूपांतरित, मॉडिफाइड, रूपांतरित, और कहाँ रूपांतरित होता है? प्रोहोभाग में, रूपांतरित प्रोहोभाग। प्रोहोभाग से तात्पर्य ये हुआ जो आपको मोस्टली वायवीय भाग दिखता है। वैसे हर बार वायवीय भाग के अंतर्गत किसकी उपस्थिति? नोड एंड इंटरनोड की प्रेजेंट, वही कहलाती है प्रोहोभाग। उस पर रूपांतरित होता है पुष्प यानी फ्लोवर। एक सामान्य तरीके से समझो कैसे, कि जैसे एक स्टेम है, इस स्टेम यानी तना जो कैसा है? प्रोहोभाग है, वायवीय भाग है, जिस पर नोड मिलेंगे, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड, नोड, इसको कहा जाता है नोड। नोड से तात्पर्य होता है पर्व संधि, और बीच में होते हैं नोड, दो नोड के बीच का गैप जहां मिलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड का मतलब होता है पर्व, वापस पर्व संधि, पर्व, पर्व संधि। और जब ये स्टेम आगे बढ़ रहा होता है तो नोड से ब्रांचेज निकलती है, नई पत्तियां लगती हैं, ये प्रक्रिया होती है नोड से। आगे बढ़ते बढ़ते इसके टॉप भाग में मेरिस्टेम पाया जाता है, जो ज्यादा विभाजन करके या लगातार विभाजन करके इनके अंदर ग्रोथ करवाते हैं। लेकिन सुनना, कब? जब ये नोड और इंटरनोड के बीच में जो नोड है, वो नोड एक जगह डेंस, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा पास आने शुरू हो जाते हैं, सहंत हो जाते हैं, और सहंत होने पर यहाँ पर पुष्प पत्रों का निर्माण होता है। कुछ फ्लोरिजन जैसे हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं। वैसे 12th में इतना है नहीं कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी चीजों को देख लो कि आप पढ़ने वाले वो चीजें कैसे आ रही है। तो फ्लोवर, पुष्प, ये पुष्प इस तरीके से यहाँ पर पुष्प पत्र लगने शुरू होते हैं, और यहीं से फिर पुष्प रूपांतरित होता है। तो पुष्प एक पादपों के अंदर रूपांतरित प्रोहोभाग है, जो नोड के बार बार डेंस होने से ये भाग रूपांतरित होता है। तो अब हमें प्रॉपर एक पुष्प के बारे में पढ़ना है। पुष्प एंजियोस्पर्म प्लांट का जनन अंग है। इसके अंतर्गत अगर हम पुष्प की संरचना देखते हैं तो पुष्प के अंदर कुल 4 चक्र चलते हैं, 2 आवश्यक चक्र और 2 सहायक चक्र। एक जानकारी के लिए बीच में चीज बता दूं, पुष्पों की खेती करना, पुष्पों की खेती करना, इसके साथ ही उसका विपणन, विपणन से तात्पर्य हुआ उनका क्रय विक्रय करना, और इसके साथ ही पुष्पी पौधे नहीं, इसके साथ जितने भी सजावटी पौधे आते हैं, सजावटी पौधे, उन सभी का यहाँ खेती बाड़ी करना, विपणन, क्रय विक्रय करना। ये विज्ञान की जिस भी शाखा में कहा जाता है उसे फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। सुनना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्पीय पादपों की, सजावटी पौधों की खेती बाड़ी की जाती है, विपणन यानी क्रय विक्रय किया जाता है, उसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो अब हमें एक फ्लोवर के बारे में पढ़ना है। फ्लोवर यानी पुष्प, जस्ट अभी बताए कितने चक्र चलते हैं? टोटली 4 चक्र चलते हैं, 2 आवश्यक चक्र और 2 सहायक चक्र। हम संरचना के साथ ही पढ़ेंगे। एक सामान्य संरचना पढ़ लेते हैं ताकि कौन सा चक्र कहाँ आता है हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाए अच्छी तरह। कितने चक्र बताए आपको? 4 चक्र बताए। दो सहायक चक्र, 2 सहायक चक्र, जिसे कहा जाता है एसेसरी हॉल, एसेसरी हॉल, और 2 होते हैं जिन्हें कहा जाता है आवश्यक चक्र। सुनना आप, आवश्यक चक्र जिसे कहा जाता है एसेंशियल हॉल, या फिर इसे कहते हैं नेसेसरी हॉल। अब सुनो, आवश्यक चक्र और सहायक चक्र में कौन कौन से भाग इंक्लूड किए गए, अच्छी तरह सुनना। सबसे पहले जहां से पुष्प लगता है उसको कहा जाता है पुष्प वृंत। ये है इसका पुष्प वृंत। जहां पर पूरा पूरा पुष्प बैठा रहता है इसे कहा जाता है पुष्पासन, जिसे कहते हैं थैलेमस। पुष्पासन के बाद पुष्प का पहला चक्र शुरू होता है जिसे कहा जाता है
बाह्य दल पुंज, इसे कहा जाता है कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। और बाह्य दल पुंज के अंदर खूब सारे आपको बाह्य दल मिलेंगे, तो बाह्य दल पुंज की इकाई को कहा जाता है बाह्य दल, और बाह्य दल के समूह को कहते हैं बाह्य दल पुंज। तो कुल मिलाकर उस चक्र का नाम है बाह्य दल पुंज, और इसकी प्रत्येक इकाई कहते हैं बाह्य दल। ठीक, बाह्य दल पुंज के बाद फिर दूसरा चक्र आता है ये वाला, जिसे कहा जाता है दल पुंज। दूसरे चक्र को कहा जाता है दल पुंज, इसे कहते हैं कोरोला। और दल पुंज की प्रत्येक इकाई कहा जाता है दल। बाह्य दल को कहते हैं शिपल, और दल को कहते हैं पिटल। कितने चक्र हुए? 2। कौन से चक्र? सहायक चक्र। और एक आता है पहला सहायक चक्र पूरा, दूसरा आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र के अंतर्गत हमें 2 चक्र पढ़ने हैं, जिसके अंदर क्रम से देखें तो पहला चक्र बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, और तीसरा चक्र आता है इसमें पुमंग, जिसे कहा जाता है एंड्रोसियम। पुमंग, और पुमंग की इकाई को कहा जाता है पुंकेसर। पुंकेसर, जिसे कह सकते हैं स्टमन। ये हुआ तीसरा चक्र। और चौथा और सबसे आंतरिक और अंतिम चक्र होता है, जिसे स्त्रीकेसर या इसे अंडप कहा जाता है। या तो आप इसे कह सकते हो कार्पल, या इसे कह सकते हो पिस्टिल। अब सुनो, सबसे जरूरी और आवश्यक 2 चक्र है पुमंग और जायांग। पुमंग नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नर जनन अंग, मेल सेक्सुअल ऑर्गन, जिसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं। सबसे ऊपर की तरफ फूला हुआ भाग, इसे कहा जाता है परागकोश। हम इसे कह सकते हैं एंथर। ये जो डंडी लाइक पूरी पूरी संरचना दिख रही है, इसे कहा जाता है तंतु, या इसे पुतंतु भी कहते हैं। हम कह सकते हैं फिलामेंट। और जहां से दोनों जोड़े रखते हैं उनको कहते हैं योजी, कनेक्टिव। ये और ये तीनों भाग है नर जनन अंग पुंकेसर, और पुंकेसर के समूह को कहते हैं पुमंग, और पुमंग आवश्यक चक्र है, या फिर ये अब जनन चक्रों के अंतर्गत आता है, इसलिए आवश्यक चक्रों को जनन चक्र भी कहा जाता है। जनन चक्र। चौथा और सबसे अंतिम आंतरिक चक्र चलता है, जिसे स्त्रीकेसर या अंडप कहते हैं। स्त्रीकेसर के समूह को जायांग कहते हैं। ये लिखा, स्त्रीकेसर के समूह को जायांग कहते हैं। ये सबसे चौथा और आंतरिक चक्र है। ठीक, तो हम चौथे चक्र को कहेंगे जायांग। जायांग को कहते हैं गाइनोइशियम, और गाइनोसियम की इकाई को कहते हैं स्त्रीकेसर, और स्त्रीकेसर के समूह को कहते हैं जायांग। इस तरह समझ सकते हैं। स्त्रीकेसर या अंडप के अंदर सबसे टॉप भाग, जो आपको एक मंस लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाला भाग, इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। यही जो मेल गैमेट पोलन ग्रेन यहां से निकलकर सबसे पहले इस स्टिग्मा पर ही आकर गिरते हैं। फिर ये डंडी लाइक संरचना आपको दिख रही होगी, इसको कहा जाता है वर्तिका। इसको कह सकते हैं हम स्टाइल। और सबसे नीचे पेंदे में फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय के अंदर, अब समझना अच्छी तरह, शानदार चीजें आने वाली है, मस्त तरीके से समझना कि इस अंडाशय के अंदर यहां से लगाकर यहां तक जो आपको फूला हुआ अंडाशय दिख रहा है, इसी अंडाशय के अंदर होता है बीजांड यानी ओव्यूल। इसी के अंदर रहता है भ्रूणकोश, और ये सभी संरचनाएं इसी के अंदर होती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही निचेसन होगा, तो उसके बाद जो इसके अंदर आपको बीजांड बताया है, उस बीजांड से आगे जाकर बीज बनेगा। और जो अंडाशय है, यानी जो आपको ओवरी बताया है, तो निचेसन के बाद अंडाशय से फल बनेगा। और आंतरिक भाग में हम पढ़ेंगे भ्रूणकोश भी होता है, जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जो मादा युग्मकोद भित्त
का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे गैमेट आएंगे, फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष बनेगा, और ये चीजें आगे की होगी। कुल मिलाकर हमें एक फ्लावर का ऑल ओवर डायग्राम समझ में आ गया। अब जो आपको बताया है, एक बार सारी चीजें होगी, अब मोटा मोटा देख लो। बाह्य दलपुंज सबसे बाहरी चक्र है, सबसे बाहरी चक्र किस कलर में होता है? ग्रीन कलर में होता है, हरे रंग का होता है, हरे रंग में होता है, ठीक। और जो पुष्प शुरुआती अवस्था में होता है, यानी कि कह सकते हैं कली अवस्था में होता है, उस कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है कौन? बाह्य दलपुंज। हमने पुष्प का ऑल ओवर व्यू देख रहे हैं। और साथ में एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस बाह्य दलपुंज में प्रकाश संश्लेषण भी देखने को मिलता है, यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। दूसरा चक्र आता है दलपुंज, जिसे हम दूसरा चक्र भी कह सकते हैं, जिसकी प्रत्येक इकाई को कहा जाता है दल, पिटल, या फिर जिसे कहते हैं पंखुड़ी। ये रही पंखुड़ी। ये दल या पिटल या पंखुड़ी, ये पुष्प के अंदर रंग बिरंगी होती है, और इसी के कारण पुष्प रंग बिरंगा, सौंदर्यवर्धक और मनमोहित लगता है इस पंखुड़ी के कारण ही। ये रंग बिरंगी होती है, इस कारण ये कीटों को आकर्षित करती है। कीटों को क्यों आकर्षित करना है आगे बताएंगे आपको। परागण, जिसके अंतर्गत अगर कीट बैठेंगे और परागकणों को यहां से लेकर स्टिग्मा तक लेकर जाएंगे, ऐसा परागण करवाने के लिए ये पंखुड़ी है रंग बिरंगी, जो कीटों को आकर्षित करेगी। यानी कि कीटों को आकर्षित करने का काम किसका हुआ? इन पंखुड़ियों का हुआ, और ये पुष्प को कलरफुल भी बताते हैं। कुल मिलाकर मोटी मोटी चीजें एक बार कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें केवल और केवल इस चैप्टर में पढ़ने हैं आवश्यक चक्र, जिसमें पहला आएगा पुमंग और फिर आएगा जायांग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पुमंग से, जिसकी इकाई है पुंकेसर। और अब हम एक पुंकेसर भाग लेंगे। पुंकेसर ये जिसका टॉप भाग परागकोश, जहां से जुड़ा हुआ योजी, और ये डंडीनुमा पतली संरचना, इसको कहते हैं पुतंतु। तो अब पहले नर जनन अंग पुंकेसर, पुंकेसर की संरचना, जिसके टॉप भाग में पाया जाने वाला हम परागकोश देखेंगे, परागकोश की संरचना देखेंगे, इसके आंतरिक भागों का अध्ययन करेंगे। और जब ये नर जनन अंग है तो इसके अंदर युग्मक बनेंगे, वो भी नर युग्मक बनेंगे। और नर युग्मक का यहाँ पर नाम है माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु, जिसको हम आगे जाकर कहेंगे पोलन ग्रेन, यानी कह सकते हैं पराग कण। तो अब हमें केवल और केवल नर जनन अंग, ध्यान से सुनना, नर जनन अंग, नर जननांग केवल और केवल किसमें देखने वाले? पुंकेसर को देखने वाले। अच्छी तरह सुनना, पुंकेसर टॉप भाग को क्या कहा है? टॉप भाग को कहा है हमने परागकोश, एंथर। और ये है लंबी संरचना, जिसको कहते हैं पुतंतु, या इसे कहते हैं फिलामेंट। अच्छी तरह सुनना, सबसे टॉप भाग में क्या है? परागकोश, जिसे कहा जाता है एंथर, और ये है पुतंतु। परागकोश को देखें थोड़ा इंटरनल, तो परागकोश कैसा बताया है? द्विपालित, यानी कैसा होता है परागकोश? द्विपालित होता है, बाइलोब्ड द्विपालित होता है। और प्रत्येक पाली के अंदर दो कोष्ठ होते हैं, एक दो, इसमें भी एक दो, यानी द्विपालित, और प्रत्येक पाली के अंदर एक नहीं दो कोष्ठ पाए जाते हैं। और प्रत्येक कोष्ठ को लघु बीजाणु धानी कहा जाता है, लघु बीजाणु धानी, जिसे हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी। चलो अब हम इसका करेंगे ट्रांसवर्जल सेक्शन। कौन सा सेक्शन? अनुप्रस्थ काट। और अनुप्रस्थ काट करके देखेंगे। अनुप्रस्थ काट करने पर हमें परागकोश कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यह है परागकोश, और यहां से जुड़ी रहता है तंतु, या कह सकते हैं पुतंतु। ये सभी भाग आगे मिलकर बढ़ेंगे पुतंतु की ओर। ये पुतंतु। अब सुनना,
ये एक एंथर या परागकोश है जिसके अंदर एक और दो द्विपालित और प्रत्येक पाली में दो दो कोष्ठ, एक कोष्ठ दो, एक दो। लेकिन एक और चीज बता दो आपको जानकारी के लिए कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनका परागकोश एक पालित होता है, यानी जिसमें एक ही पाली पाई जाती है। एक ही पाली होंगे तो कितने कोष्ठ होंगे? दो कोष्ठ होंगे। दो कोष्ठ होंगे तो लघु बीजाणु धानी भी कितनी होगी? लघु बीजाणु धानी भी होगी दो। लेकिन यहाँ लघु बीजाणु धानी कितनी होगी? चार। याद रखना, परागकोश की बात कर रहे हैं और परागकोश के अंतर्गत लघु बीजाणु धानी कितनी होगी? एक पाली है तो लघु बीजाणु दो, और अगर दो पाली है तो लघु बीजाणु धानी चार। और अगर बात करें कि एक पाली, तो एक पाली वाला परागकोश होता है जिसके आप एग्जाम्पल देख सकते हो मालवेशी कुल में। मालवेशी कुल, मालवेशी कुल के अंतर्गत जैसे आपने नाम सुने होंगे भिंडी, गुड़हल, गुड़हल, हिबिस्कस, चाइना रोज जिसे कहते हैं। ये कितनी पाली है? दो पाली। एक पाली और दो पाली। ये एक पाली केवल पाई जाती है, कुछ आपको एग्जाम्पल बताए मालवेशी कुल के अंतर्गत, और द्विपाली मोस्टली लगभग सभी पादपों के अंतर्गत पाई जाती है। अभी आपको एग्जाम्पल बताया। एक पाली वाले कौन कौन बताया? एक पाली वाली मालवेशी कुल जिसमें भिंडी, गुड़हल, इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं आप कपास, कॉटन, ये इसके अंदर एक पाली पाई जाती है। अब हमें मोस्टली देखना है परागकोश कितनी पालित, यहाँ पर बताया दो पालित, यानी दो पालियां और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ यानी दो लघु बीजाणु दानी। ये लघु बीजाणु दानी, ये बात। अब हमें इस परागकोश का सही व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए इस परागकोश को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, यानी कह सकते हैं कि चाहे भले लघु बीजाणु दानी हो या भित्तियां हो, इनका अध्ययन करने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो ये परागकोश की भित्तियां, ये वाली, और एक अंदर की लघु बीजाणु धानी। तो अब हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो यहां पर बोलेंगे परागकोश की भित्तियां, और इसे कहा जाता है एंथर वॉल, परागकोश की भित्ति, और इसके अंदर है लघु बीजाणु दानी, माइक्रो स्पोरेंजियम। सबसे पहले परागकोश की भित्तियों की बात करें तो परागकोश की भित्तियां टोटल चार होती है। सबसे बाहरी चक्र में देखें तो सबसे ये बाहरी, मैं केवल इतने काट का चित्रण कर रहा हूं, ये सबसे बाहरी परत एकल स्तरीय होती है, यानी एक ही परत होती है इसकी। ये है सबसे बाहरी, इसको कह सकते हैं एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर आती है अंदर वाली परत, ये वाली, जिसे कहा जाता है एंडोथीसियम। ये है इसकी एंडोथीसियम अंतस्त्वचा, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद फिर आती है इसके अंदर मध्य परत, ये है मध्य परत जिसे कहते हैं मिडल लेयर, ये हो गई मध्य परत, इनको कहा जाता है मिडल लेयर, ये हो गई मध्य। परागकोश, परागकोश को हम सही व्यवस्थित स्टडी करने के लिए इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। एक तो परागकोश की भित्ति और एक अंदर पाए जाने वाली लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या मिलेंगे? बीजाणु जन उत्तक। अंदर क्या मिलेंगे? लघु बीजाणु जन उत्तक, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। और इसी के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसको कहा जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या फिर कह सकते हैं पराग मात्र कोशिका। तो इसके अंदर पाए जाने वाली कोशिका को कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसे कहते हैं पराग मात्र कोशिका,
जिसे हम कह सकते हैं पोलन मदर सेल, या इसे कह सकते हैं PMC। जानकारी के लिए बता दूं कि यही अंदर वाली जो लघु बीजाणु धानी के अंदर जो लघु बीजाणु जन उत्तक है, इसी की कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका, ये एक पराग मात्र जैसे मैंने कोशिका ले ली, कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। और इसी में मियोसिस होता है, मियोसिस, जिसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कोशिकाएं बनेगी। और अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, पहली बार होगा तब 2 कोशिका और फाइनली कितनी कोशिका? 4। और इसी को कहा जाता है लघु बीजाणु। और यही क्या कहलाएंगे? नर युग्मक, मेल गैमेट परागकण। अभी जानकारी के लिए चीजें इतनी रखो बस। अब अंदर की चीजें हो गई बाहर कंप्लीट। अब अंदर आते हैं। सबसे बाहर क्या बताया? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब हुआ बाह्य त्वचा, सबसे बाहर वाली। ये एकल परत के रूप में होती है, सबसे बाहर वाली केवल और केवल एकल परत के रूप में पाई जाती है। उसके अंदर आती है एंडोथीसियम, ये थोड़ी मोटी परत है। एंडोथीसियम है तो एकल परत लेकिन मोटी परत है। और इस मोटी परत के अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अल्फा सेलुलोज कणों का जमाव होता है, अल्फा सेलुलोज कणों का जमाव। सुनना भाई अच्छी तरह, वापस एक बार वापस आपको बताया, चाहे भले लघु बीजाणु धानी ले लो या फिर परागकोश ले लो। इस परागकोश की कितनी भित्तियां बताई बाहर से अंदर की तरफ? टोटल 4। सबसे बाहर कौन सी बताई? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस संख्या में होती है 1, ये बताई। एपिडर्मिस संख्या में होती है 1 और एकदम पतली यानी थिन लेयर है, एक स्तरीय लेयर है। फिर आती है एंडोथीसियम जो जस्ट इस एपिडर्मिस के नीचे होती है। एंडोथीसियम के बारे में बताया, मोटी परत है, सेल्यूलोज का जमाव होता है, यानी सेल्यूलोज का यह जमाव करती है। और एक शानदार चीज बता देता हूं कि ये मोटे परत होने के कारण ये वाली परत एंडोथीसियम आर्द्रता या फिर कह सकते हैं नमी से बहुत ही ज्यादा ये प्रभावित होती है। यानी कह सकते हैं कि जब नमी, एक बार एंडोथीसियम को थोड़ा प्रॉपर देखते हैं, यहाँ पर एंडोथीसियम का बहुत ज्यादा रोल है। एंडोथीसियम या फिर कह सकते हैं अंतस्त्वचा, ये आर्द्रता या नमी को बहुत ज्यादा सोखती है, जिसके कारण अगर वातावरण में बहुत ज्यादा नमी रही तो ये नमी को सोख कर बहुत ही ज्यादा फूल जाएगी। और जैसे ही वातावरण के अंतर्गत शुष्कता आएगी तो ये वापस ड्राई हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। और जैसे ही ये एंडोथीसियम यहाँ पर शुष्क हो जाती है तो इसके बीच में पाई जाती है स्टोमियम सेल। स्टोमियम सेल कौन सी सेल बताया? इसकी स्टोमियम सेल, स्टोमियम सेल। और स्टोमियम सेल यहाँ जैसे ही ड्राई होगी तो स्टोमियम सेल वहां से हट जाएगी और हटने पर ये वाली जो एंडोथीसियम परत बताई है, ये परत यहाँ से टूट जाएगी। और टूटने पर क्या हो जाएगा? परागकोश का स्फुटन। अब कैसे, यहाँ पर क्या चीजें हैं सुनो अच्छी तरह। आपको क्या बताया? पहले ये चीज क्यों बताई? क्योंकि ये लघु बीजाणु धानी है और लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु जन उत्तक, जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जो अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बना रही है? लघु बीजाणु। अब ये लघु बीजाणु क्या है? नर युग्मक है। और नर युग्मकों को यहाँ से निकल कर कहाँ पहुंचना होगा? वर्तिकाग्र तक। तो ये बाहर कैसे आएंगे? तो सबसे पहले आपको बताई बाहरी परत जो एकल स्तरीय है, उसके अंदर पाई जाती है एंडोथीसियम जो सेल्यूलोज के मोटे जमाव के कारण या अल्फा सेल्यूलोज के कणों के जमा कारण काफी मोटी हो जाती है। और नमी और आर्द्रता जैसे एनवायरनमेंट बनती है तो उन नमी से प्रभावित होकर उन नमी को सोख कर ये बहुत ही ज्यादा फूल जाती है। और जैसे ही वातावरण के अंदर ड्राई या शुष्कता आती है तो उस टाइम इसके बीच में पाई जाने वाली स्टोमियम सेल हट जाती है और ये एंडोथीसियम परत टूट जाती है। और जैसे ही ये एंडोथीसियम परत बीच वाली टूट जाएगी तो इसके अंदर भरे हुए सारे परागकण बाहर आ जाएंगे और कुल मिलाकर कह सकते हैं परागकण मुक्त हो जाएंगे। ये बात हुई एंडोथीसियम की। इसके अंदर आते हैं तो फिर आती है
मध्य परत, मिडिल लेयर। कितनी बताई संख्या में? 2। याद करना, इनकी संख्या 1 से 3 हो सकती है मध्य परत की। मिडिल लेयर की संख्या, परतों की कितनी संख्या हो सकती है? 1 से 3 हो सकती है। और ये मर्दूतक कोशिकाओं की बनी होती है। मर्दूतक का मतलब आपने शायद 9th में पढ़ा होगा, पेरेन्काइमा की बनी होती है। और ये अल्पजीवी होती है। बहुत शानदार चीज आ रही है भाई निकल कर, सुनना अच्छी तरह। मैं सारी बातें मिडिल लेयर के बारे में बता रहा हूँ, एपिडर्मिस की बता दी, एंडोथीसियम की सारी बातें आ गई। फिर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर की बात करें तो संख्या में 1 से 3। और साथ में ही बहुत मजेदार चीज सुनना कि ये वाली बात, मिडिल लेयर जिसे कहा जाता है मध्य परत, ये वाली, ये अल्पजीवी होती है। सर अल्पजीवी से क्या तात्पर्य? अल्पजीवी का मतलब हुआ एक परिपक्व या मैच्योर पोलन, या माफी चाहता हूं, परागकोश में इस पित्त की अनुपस्थिति होगी। यानी जैसे ही एक परागकोश कंप्लीट परिपक्व हो जाएगा, इसके अंदर लघु बीजाणु बन जाएंगे, उसके अंदर मिडल लेयर नहीं होगी। यानी परिपक्व परागकोश में मध्य परत नहीं पाई जाती है। और सबसे आंतरिक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन वाली एक परत पाई जाती है जिसे कहा जाता है टेपिटम, सबसे आंतरिक परत। सुनना भाइयों, इसको थोड़ा बाहर ले लेते हैं ना, हाईलाइट करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल। सबसे आंतरिक परत, क्या नाम बताया? टेपिटम। इसके अंदर श्रावी कोशिका होती है, कुछ पदार्थों का स्राव करती है, ऐसी कोशिकाओं से बनी हुई परत टेपिटम। टेपिटम मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूं कि टेपिटम सबसे अंदर है। ये अंदर ये जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये टेपिटम है। और अंदर परिवर्तनशील पराग कणों को ये पोषण देती है। तो कुल मिलाकर जो हम पोलन ग्रहण पढ़ेंगे, उन पोलन ग्रहण को पूरा न्यूट्रिशन कौन देती है? यही टेपिटम देती है। इसी के साथ ही टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी बहुकेंद्रिकी अवस्था में पाई जाती है। टेपिटम से कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं, कुछ कणिकीय पदार्थ स्रावित होते हैं, जैसे कि यूबिस्काय या ह्यूबिस्कन स्रावित होते हैं। और यूबिस्काय क्या काम करते हैं? ये स्पोरोपोलिनिन जैसे पदार्थों के संश्लेषण में हेल्प करते हैं। आप आगे पोलन ग्रंथ पढ़ोगे, परागकण पढ़ोगे, उस परागकणों के चारों तरफ जो एक परत बनती है, जो बहुत ही ज्यादा सख्त और मजबूत होती है, जिन पर आर्द्रता, नमी, एसिड, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो प्रकृति में ज्ञात सबसे ज्यादा सर्वाधिक कार्बनिक प्रतिरोध पदार्थ यही है, उसके बनाने में ये हेल्प करती है टेपिटम। तो मोस्ट ऑफ आपको लगभग सारी परतें बता दी। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीसियम, उसके अंदर वाली मिडिल लेयर, और उसके अंदर वाली टेपिटम। एकल स्तरीय, ये भी एकल है लेकिन काफी मोटी है। अल्फा सेल्यूलोज कणों का जमाव और साथ में ये आर्द्रता और नमी वातावरण में हो जाती है, उनको सोख कर ये बहुत ही ज्यादा फूल जाती है। और जैसे वातावरण में शुष्कता आती है तो ये भी ड्राई हो जाती है, इसके बीच की स्टोमियम सेल हट जाती है और ये परत टूट जाती है, और टूटकर परागकोश का स्फुटन में हेल्प करती है। और उसमें से नर युग्मक के रूप में परागकण मुक्त होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? परागकोश का स्फुटन, या इसे कहा जाता है डेhiscence कट। क्या कहा जाता है? डेhiscence कट, यानी जहां से कटती है उसे कहते हैं डेhiscence कट। डेhiscence कट कहा जाता है। ये हमने लगभग मोस्ट ऑफ संरचनाएं देख ली। क्या क्या पढ़ा? परागकोश यानी एंथर, कैसे ये द्विपालित है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ है, कंप्लीट पढ़ा। फिर इसकी संरचना को पढ़ने के लिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक परागकोश की भित्ति और एक इसके अंदर पाए जाने वाले लघु बीजाणु धानी, जिसमें पाए जाते हैं लघु बीजाणु जन उत्तक। ये संरचना पढ़ ली, इसको थोड़ा डिटेल में और देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ आपको ये देखना है। तो बताइए, ये भी लघु बीजाणु धानी है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने जाते लघु बीजाणु धानी है, लेकिन हम इसको परागकोश की भित्तियां भी कह सकते हैं। आगे सुनो, सुनते जाओ कि परागकोश की चारों भित्तियां को पार करके जैसे ही अंदर आते हैं, अंदर भरे रहते हैं लघु बीजाणु जन उत्तक, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू,
जिसके अंदर होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या जिसे कहा जाता है पराग मात्र कोशिका। इस पराग मात्र कोशिका पोलन मदर सेल में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनती है, लघु बीजाणु, जो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। आप सुनना, सबसे अंदर क्या बताया था, लघु बीजाणु जन उत्तक, और लघु बीजाणु जन उत्तक यानी कोशिकाओं का समूह, इसमें पाई जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सुनना भाइयों, शब्दों को सुनना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसके अंदर होगा अब मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, और इससे इसकी जो सूत्र गुणिता थी पहले 2n, अब ये सूत्र गुणिता हो जाएगी अगुणित, यानी ये है डिप्लॉइड कंडीशन, और ये है हैप्लॉइड अगुणित। जो डिप्लॉइड होता है उसको कहा जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित, और ये हुई अगुणित, और इससे मियोसिस फाइनली पूरा होगा तो इससे 4 लघु बीजाणु बनेंगे, जिसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर आपस में सभी एक दूसरे से एक कैलेज नामक संरचना से ये सभी जुड़े रहते हैं, और इसको कहा जाता है टेट्राड, या इसे कह सकते हैं चतुष्क। इस तरीके से जुड़े रहते हैं और फिर आगे जाकर सभी पृथक होते हैं। सभी कैसे हैं, अगुणित है। अब ये बन के तैयार है माइक्रोस्पोर, जिसे कहते हैं लघु बीजाणु, और यही कहलाएगा आगे जाकर परागकण, पोलन ग्रेन। ये अब हम देख लेते हैं परागकण की संरचना, तो लगभग ये समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा बन चुका है परागकण, पोलन ग्रेन। तो अब हम पोलन ग्रेन की संरचना को पढ़ लेते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, टेपिटम। टेपिटम के अंदर कैसी कोशिका होती है, स्रावी कोशिका पाई जाती है, और स्रावी कोशिका क्या काम करती है, कुछ पदार्थों को स्रावित करती है। सुनना, टेपिटम के अंदर स्रावी कोशिका होती है और वो कुछ पदार्थों को स्रावित करती है, जिसके अंदर के शायद आपको याद हो तो अभी जस्ट बताया था यूबी स्काई या यूबी बॉडी, और ये कुछ पदार्थों का स्राव स्रावित करती है, और वही स्राव आगे जाकर क्या बनाते हैं, यही आगे जाकर स्पोरोपोलिनिन में कन्वर्ट होते हैं, स्पोरोपोलिनिन। और साथ में ये कुछ और भी पदार्थ स्रावित करते हैं जो कैलेजल जैसे एंजाइम भी स्रावित करते हैं, और वही आगे जाकर परागकण पर चिपचिपाहट लाते हैं, और यही चिपचिपाहट परागकणों के अंदर कह सकते हैं पोलन कीट या पराग कीट का निर्माण करती है। अब ये पोलन कीट क्या होता है, पोलन कीट का मतलब ये हुआ कि कोई परागकण है, वो अचल है, भारी है, और हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के नहीं जा सकता, तो ऐसा परागकण किससे चिपकेगा, कीटों से, और कीटों से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। तो इस परागकण पर कुछ चिपचिपाहट वाले पदार्थ पाए जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं पोलन कीट या पराग कीट, जो कीटों पर स्रावित होता है। और वो किससे बनता है, टेपिटम से, यानी कह सकते हैं कि वो परागकण कीटों से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। अब लगभग आपको काफी चीज दिमाग में बैठ गई होगी। अब आगे आता है परागकण। अब परागकण बन के रेडी है, परागकण जिसे कहा जाता है पोलन ग्रेन। अब परागकण की संरचना देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। सुनो कैसे, परागकण एक गोलाकार संरचना है जिसका आकार लगभग एनसीईआरटी में 25 से लगाकर 50 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। इसके अंदर 2 कोशिकाएं पाई जाती है, एक बड़ी कोशिका जिसके अंदर बड़ी वैक्यूल रसदानी और अनियमित आकार का केंद्रक वाली कोशिका होती है, इसको कहा जाता है
कायिक कोशिका, और कायिक कोशिका के अंदर एक तैरती हुई कोशिका मिलती है जिसे कहा जाता है जनन कोशिका। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं परागकण कितनी कोशिकीय अवस्था होता है? 2 कोशिकीय अवस्था, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। ये परागकण 2 कोशिकीय अवस्था का होता है। अब परागकण से थोड़ा बाहर आते हैं तो परागकण के चारों तरफ एक सख्त, मजबूत, दृढ़ आवरण होता है, ये वाला आउटर वॉल, जिसे कहा जाता है बाह्यचोल, या इसे कह सकते हैं एक्साइन। और ये एक्साइन या बाह्यचोल ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टैपिटम से कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं जो स्पोरोपोलिनिन को बनाने में हेल्प करते हैं। यही स्पोरोपोलिनिन बहुत ही ज्यादा सख्त, मजबूत होता है, जो आर्द्रता, नमी, एसिड यानी अम्लता, ताप, उनके प्रति बहुत ही ज्यादा उच्च प्रतिरोधी होता है, यानी सबसे ज्यादा प्राकृतिक कार्बनिक प्रतिरोध, कार्बनिक प्रतिरोध, प्रकृति का सबसे ज्ञात सख्त पदार्थ यही है स्पोरोपोलिनिन। आउटर वॉल, आउटर वॉल को पार करके अंदर की तरफ आते हैं तो ये है इनर वॉल, जिसे कहा जाता है इंटाइन। सुनना, क्या कहा जा रहा है? इंटाइन, जिसे कहते हैं अंतःचोल। और ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। कंप्लीट। कायिक कोशिका, जनन कोशिका, 2 कोशिकीय अवस्था, आउटर वॉल एक्साइन जो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, और आउटर वॉल, ठीक। फिर आती है इनर वॉल जो बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की। अब सुनो, आपको यहाँ पर एक चीज एकदम क्लियर दिख रही होगी कि जो आउटर वॉल है वो कहीं पर अनुपस्थित है, और यही है इसका जनन छिद्र। जैसे ही ये जाकर स्टिग्मा पर गिरेगा, वर्तिकाग्र पर गिरेगा, और वहां से पराग नली विकसित होगी, उस पराग नली के विकसित होते टाइम यहीं से पराग नली निकलती है, यहीं से। तो इसे कहा जाता है जनन छिद्र। और ये जो अंतःचोल बताई है, ये वाली अंतःचोल सबसे पहले पराग नली के डेवलप में हेल्प करेगी। तो अंतःचोल से क्या निकलती है? पराग नली, पराग नली, पोलन ट्यूब सबसे पहले डेवलप होती है अंतःचोल से। और बाह्यचोल का ऐसा स्थान, या फिर कह सकते हैं परागकण का ऐसा स्थान जहां पर बाह्यचोल यानी स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई ये एक्साइन नहीं होती है, ऐसे छिद्रों कहते हैं जनन छिद्र, जहां से पोलन ग्रेन आगे बढ़ती है और पूरी कायिक कोशिका आगे पोलन ट्यूब बनाती है, और उसके अंदर ये मेल गैमेट आगे बढ़ता है। एक चीज और सुनो, अभी क्या कहा? ये 2 कोशिकीय अवस्था होता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर परागकोश से जैसे ही परागकण जड़ता है उससे पहले ये 3 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है। अब ये 3 कोशिकीय अवस्था का फंडा क्या